हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 क्लास नाइन्थ एआई का क्वेश्चन पेपर। ना ये जो वीडियो है ये आपके एआई पेपर के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल होएगी। तो लेट्स स्टार्ट विच सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन वन, आंसर एनी फोर आउट ऑफ द गिवन सिक्स क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ना यहाँ पे ऑल्दो मैं एनी फोर आंसर करना है, हम ऑल सिक्स का आंसर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। ना आपने सुना होगा कि देर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। और जो रिटन कम्युनिकेशन है वो किस में आती है? वो वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। और वर्बल कम्युनिकेशन में भी टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, टू सब टाइप्स होते हैं। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन और एक होती है ओरल कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें लिखे हुए शब्दों को, रिटन वर्ड्स यूज़ किया जाता है। और जो ओरल कम्युनिकेशन है उनमें स्पोकन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्या चीज़ इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स रिपोर्ट एंड फॉर्म्स। ये जो रिपोर्ट एंड फॉर्म्स है उनमें जो शब्द है वो लिखे हुए होते हैं और आपको उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में अपनी इनपुट लिखनी होती है। इसलिए जो रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। फिर सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। और कन्वर्सली ओरल कम्युनिकेशन में जो स्पोकन वर्ड्स हैं, वर्ड्स को स्पीक किया जाता है, स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। सो जो ओरल कम्युनिकेशन है सिंस इसमें स्पोकन वर्ड्स यूज़ किया जाता है, इट रिक्वायर्स बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो इनमें से किस चीज़ में स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों का यूज़ होता है? इट इज़ ऑप्शन सी, फेस टू फेस कन्वर्जेशन। जो फेस टू फेस कन्वर्जेशन है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फिर थर्ड पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल। ना जो इमेज फाइल्स होती है उनके वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे वो जेपेग हो, जेपीजी, या वो पीएनजी हो, या वो वेबपी हो, और उसके साथ साथ और भी सारे फॉर्मेट्स हैं। तो इनमें से कौन सा एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है? इट इज़ फॉर्मेट या फाइल एक्सटेंशन, इट इज़ डॉट जेपीजी। अगर आपकी ने कोई भी एक फ़ोटो क्लिक करी होगी अपने फ़ोन में, तो चाहे फ़ोन में हो या आपके कंप्यूटर में हो, अगर आपके पास एक वेब कैम है या एक कैमरे से कनेक्ट कर रखा है उसको, तो कोई भी फ़ोटो आपने क्लिक करी हो, आपने उसके एक्सटेंशन को नोटिस करना है। उसमें क्या लिखा जाएगा? इट विल बी जेपीजी। कभी कभी यार पीएनजी भी हो सकता है, या जो वेबसाइट्स की इमेज होती है वो कभी और वेब में होती है। देन द मोस्ट वाइड स्प्रेड इमेज फॉर्मेट इज जेपीजी, विच स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसका नाम ही फोटो आ गया, सो इट विल बी द करेक्ट इमेज फॉर्मेट। ऑल राइट। और साथ में जो डॉट डॉक है या डॉट टेक्स्ट है, टी एक्स टी, ये दोनों फर्स्टली तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो डॉट टी है वो आपके कंप्यूटर्स में टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं और डॉट डॉक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और जो ऑप्शन ये हैं ये इनकरेक्ट है। टी डॉट टी कुछ होता ही नहीं, डॉट टी, ठीक है? डॉट टी कोई फॉर्मेट होता नहीं, बस डॉट टी होता है, तो ये तो इनकरेक्ट फॉर्मेट हो गया। इसलिए जेपीजी, जिसको कभी यार हम जेपीईजी भी लिखते हैं, ये करेक्ट होएगा। फिर फोर्थ, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इट यूजेस नाइदर रिटन और स्पोकन वर्ड्स। इट जनरली यूजेस आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ये सब कुछ। उसके साथ और भी सारी चीज़ें यूज़ करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या आएगा? इट विल बी रेजिंग योर हैंड। जब आपकी टीचर कुछ पढ़ा रही हो और आपको कोई डाउट होएगा तो आप क्या करते हो? यू रेज योर हैंड। और जो मैम है वो ऑटोमेटिकली समझ जाती है, जब आपने अपने हैंड को रेज करा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि आप एक डाउट पूछ रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन है। इसलिए ऑप्शन डी, रेजिंग योर हैंड, विल बी करेक्ट। फिर फिफ्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ना पब्लिक स्पीकिंग के वेरियस पर्पस होता है। एजुकेट, लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना, ये भी होता है।
टू मोटिवेट ये भी होता है, जो सेमिनार्स हो गए आपके स्कूल में भी होते होंगे सेमिनार्स, उनका एक पर्पस क्या होता है, इट इज़ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, या चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो, वो भी एक तरह से मोटिवेशन के पर्पस से ही यूज़ किया जाता है। और टू अम्यूज़, आपने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे होएगा या सुना तो होगा स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको हंसी मजाक सुनाई देता है, आपको अम्यूज़ करते हैं वो। तो स्टैंड अप कॉमेडी जो पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग के ये तीनों पर्पसेस होते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। फिर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटी। तो इनमें से सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इट विल बी ऑप्शन डी प्रोक्रेस्टिनेशन। ना प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू डिले अ सर्टेन टास्क। फॉर एग्जाम्पल बोल देते हैं, आपकी स्कूल की मैम ने मंडे को एक असाइनमेंट सबमिट करवाया है और बोला है कि मंडे को एक असाइनमेंट अपलोड किया है, कोई भी हो सकता है आपका प्लेटफॉर्म, उसमें आपको एक असाइनमेंट करने के लिए बोला है, होमवर्क ड्यू करा है, और आपको वो थर्सडे तक कंप्लीट करना है ना। मैनी स्टूडेंट्स जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, जैसे कि मंडे को असाइनमेंट दिया तो बोलेंगे मैं कल कर लूँगा ट्यूजडे को, फिर बाद में जब ट्यूजडे का दिन आएगा तो उन्होंने सोचेगा मैं वेडनेसडे कर लूँगा, फिर बाद में वेडनेसडे निकल जाता है और जब थर्सडे आता है तब उन्होंने असाइनमेंट करा ही नहीं होता। तो ये क्या होता है, इट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप किसी एक टास्क को जो आप इमीडिएटली कर सकते हो या काफ़ी जल्दी में कर सकते हो, उस टास्क को आप डिले करते रहते हो, डिले करते रहते हो और डिले करते रहते हो जब तक उसकी डेडलाइन छूट नहीं जाती। तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। वन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नाउ देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ एआई। स्टेटिस्टिकल डेटा जो स्टैट्स को यूज़ करता है, स्टेटिस्टिक्स को या नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। फिर होता है कंप्यूटर विजन, जो कैमरा उसको यूज़ करता है एक तरह से, ताकि वो ऑब्जेक्ट्स, फेसेस एट्सेट्रा इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज कर सके। और आखिरी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो ह्यूमन लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई और लैंग्वेज हो, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का किस चीज़ में यूज़ होएगा, विल बी इन चैटबॉट्स। जो चैटबॉट्स होते हैं दे विल यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या है, टू कन्वर्स विद ह्यूमंस, विद ह्यूमन। तो उसके लिए उनको ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, सो दे यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। फिर सेकंड, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, इट इज़ द हाई स्पीड। अगर आप एआई से, चाहे वो जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, मेटा एआई हो, अगर आप उससे कुछ भी पूछोगे तो सेकंड्स के अंदर आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वेरियस चीज़ें बता देगा, बहुत सारी चीज़ें बता देगा वो वेरी लिटिल टाइम में। तो ये एक एडवांटेज है एआई का, इट इज़ द हाई स्पीड ऑफ एआई। तो बी करेक्ट होएगा। और थर्ड, व्हाट इज़ वन एग्जांपल ऑफ एआई एप्लीकेशन इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इनमें एआई एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको हम स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम भी बोलते हैं। जो पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग है वो आपकी एक्टिविटी, परचेज हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री, इन सबको यूज़ करके जो एआई है वो गेस करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को खरीदना चाहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिसेंटली एक टीवी खरीदा है तो फिर जो एआई सिस्टम है वो आपको कुछ सेल्स भी रिकमेंड करेगा, बैटरी रिकमेंड करेगा ताकि वो आपके रिमोट में डल जाए। फिर बाद में अज्यूम करता है अगर वो एक स्मार्ट टीवी नहीं है तो फिर जो वो एआई है वो एक फायर टीवी स्टिक भी रिकमेंड करेगा आपको आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में, ताकि आप उस टीवी को स्मार्ट बना लो। और अज्यूम करता है अगर उस वाले प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन भी बिकती है तो फिर वो बाद में आपको एक नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन वो भी रिकमेंड करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है of the use of personalized online shopping, otherwise AI application in e-commerce industry. फिर fourth, what feature has AI enabled users to add different effects to their pictures? आपने देखा होगा कि जो इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है उनमें वेरियस फिल्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फिल्टर्स होते हैं जो आपको सन ग्लासेस बना देता है। तो कौन सा फीचर यूज़ करता है एआई का जिससे ये कैपेबिलिटी होती है
उन प्लेटफॉर्म्स में, इट इज़ फेशियल रिकग्निशन। जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे के सारे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि आपका फेस क्या है और कौन से फेशियल फीचर्स हैं। इस फेशियल रिकग्निशन से वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी आईज़ किधर है, आपकी लिप्स किधर है, आपकी नोज़ किधर है, और उसके बेसिस में ये फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर जो एआई है, अगर उसको ये नहीं बताएगा कि आपकी आईज़ किधर है, आईज़ कौन सा पार्ट होता है आपका, तो फिर वो आपको चश्मा कैसे बनाएगा। तो फेशियल रिकग्निशन इज द एआई फीचर यूज्ड टू ऐड डिफरेंट इफेक्ट्स टू यूजर्स पिक्चर। फिर देयर आर डैश गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वर इंट्रोड्यूस्ड। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से तो फेमिलियर ही हो गए, विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, जिसमें there are essentially various goals whose main purpose is to not compromise the needs of the current generation while also saving resources for future generations। वो उनका गोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। सो कितने गोल्स हैं? द नंबर इज 17। देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, what are the advantages of smart home? जो स्मार्ट होम्स होते हैं उनके वेरियस एडवांटेजेस हैं, सच एज मोर कंफर्ट, सेविंग एनर्जी और इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। ये सारे सारे फीचर्स होते हैं उनके। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एनी आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। हम इस केस में एनी 5 ही आंसर करेंगे। सो फर्स्ट है, सेकंड है, हम सेकंड को आंसर करेंगे, फर्स्ट को स्किप करेंगे बिकॉज इट इज एनी 5। सो जो सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज सेल्फ रेगुलेशन। नाउ सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन इज एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। जो ये एबिलिटी होती है आप अपने इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स को काबू में रखने की, मैनेज करने की, इट इज़ नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। अपने इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स को रेगुलेट करना। फिर थर्ड, डैश रिड्यूसेस स्ट्रेस एट वर्क। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक रिड्यूसेस स्ट्रेस एट वर्क। काफ़ी ऑब्वियस सा आंसर है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, दे आर की इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एट द वर्क प्लेस। फिर डैश इज द एथिकल चैलेंज रिलेटेड टू मिसयूज इन एआई। वंस अगेन इसका भी एक काफ़ी ऑब्वियस आंसर रहेगा, पोटेंशियल फॉर मिसयूज। ये कभी कभी यार ये होता है कि जो एआई का डेवलपर है उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन जो यूजर्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं, वो मिसयूज़ करते हैं उस एआई को। अगर वो कोई एक अच्छे पर्पज़ के लिए होएगा तो वो उस एआई को मिसयूज़ करते हैं फॉर मिसचीवियस पर्पसेस या समटाइम्स इलीगल पर्पसेस। तो जो पोटेंशियल फॉर मिसयूज़ है, इट इज़ द एथिकल चैलेंज रिलेटेड टू मिसयूज़ इन एआई। फिर फिफ्थ, डैश इज द एथिकल चैलेंज रिलेटेड टू फेयरनेस इन एआई। जो डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस है, इट इज़ द एथिकल चैलेंज रिलेटेड टू फेयरनेस इन एआई। कभी कभी यार जो डेटा जिसको एआई में ट्रेन करते हैं, जिससे एआई ट्रेन होता है, वो कभी कभी यार बायस्ड होता है। जो ह्यूमन बायसेस होते हैं वो इस डेटा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और जो वो बायसेस होते हैं वो एआई इनहेरिट कर लेता है। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस इज द एथिकल चैलेंज रिलेटेड टू फेयरनेस इन एआई। इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हायरिंग सिस्टम। अगर जो एआई है वो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के अगेंस्ट बायस्ड होएगा तो उनकी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती है, एंड दैट विल बी हार्मफुल। तो हमें सिक्स्थ, डैश इज द डेफिनेशन ऑफ एआई, एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू एमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। इज डेफिनेशन ऑफ एआई, जो मशीन्स की एबिलिटीज होती हैं ताकि वो एमुलेट या कॉपी कर पाए जो हमारे इंसानों का इंटेलिजेंस है, वो होती है डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। फिर क्वेश्चन 4, आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन। ना इसमें भी हम एनी 5 ही आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। दिस फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो वेरी ट्रिकी है, ऑलमोस्ट गलत भी लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन गलत है क्योंकि जो सारे सारे ऑप्शंस गिवन है, ऑल्दो एआई की इनसे कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन एआई के पास एक रिलेशन तो है कॉपीराइट के साथ।
जो एआई है वो कॉपीराइट को थोड़ा ट्रिकी बना देता है और काफ़ी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बोल सकते थे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप करेंगे बिकॉज यहाँ पे एनी फाइव रखा है, और मूव ऑन करेंगे टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। विच इंडस्ट्री ऑफर्स एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एआई? ना ऑल्दो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए हेल्थ केयर, ऑप्शन बी। ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें डिजीज़ को ज़्यादा जल्दी डायग्नोस करने का, मेडिकल ब्रेक थ्रूज को लेने का, साथ में ओवरऑल पेशेंट केयर में हेल्प करने का एंड वेरियस अदर पर्पसेस में यूज़ किया जा सकता है। इसलिए जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एआई सिस्टम। फिर थर्ड, हाउ कैन एआई बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? जो एआई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्ट्स को बनाने का, चाहे वो कार्स हो या टॉयज़ हो, कुछ भी हो, उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई का यूज़ हो सकता है टू ऑटोमेट एंड ऑप्टिमाइज असेंबली लाइंस। ऑटोमेट मतलब कि जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली रोबोट्स के थ्रू यूज़ हो जाएगा। जो बी और सी है ये दोनों इनकरेक्ट होएगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। और जो डी है इट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी सेक्टर विच इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू। फिर फोर्थ, इन व्हाट सेक्टर इज एआई ऑलरेडी बीइंग यूज्ड? ऐसा कौन सा सेक्टर है इसमें एआई जो है वो ऑलरेडी एफिशिएंसी मतलब कि जो काम है उसको शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करने में एआई का कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है? इट विल बी एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो वर्क लोड्स को काफ़ी कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ एआई। फिर फिफ्थ, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इट इज़ मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है it connects the processor, also known as CPU, to the different hardware, whether it be the GPU, the RAM, the storage, SSD या HDD, कुछ भी, इन सब के साथ कनेक्ट क्या करवाता है? मदरबोर्ड। फिर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऐसी टाइप की सॉफ्टवेयर होती है विच हेल्प्स द हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? इट विल बी दी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर है उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक कंप्यूटर को यूज़ कर लो विदाउट एन ओएस, कोई ना कोई तो ज़रूरत होएगा। मेरे केस में विंडोज़ है, आपके केस में मैक ओएस हो सकता है या लिनक्स भी हो सकता है। फिर फिफ्थ, आंसर एनी फाइव आउट ऑफ दिस सिक्स गिवन क्वेश्चन में हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉनिटर? इट इज़ IAD। जो LED, LCD और CRT होता है ये सारे सारे टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं। फिर सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इनेबल्स यू टाइप इन अपर केस? नाउ ऑल्दो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था शिफ्ट की है। यहाँ पे जो कैप्स लॉक है वो भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है। जो शिफ्ट की है तो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाया, जो शिफ्ट की है वो एक लेटर को अपर केस में यूज़ करवाती है, और जितनी देर के लिए आप होल्ड ऑन करोगे उसको वो उतने लेटर्स को कैप्स लॉक करेगी। लेकिन जो कैप्स लॉक है वो हर एक लेटर को कैपिटल रखता है। अगर अभी कैप्स लॉक ऑन कर रखा है तो हर एक लेटर कैपिटल है, लेकिन अगर मैं बस शिफ्ट को ऑन करूँगा जैसे देख सकते, शिफ्ट से बस एक ही लेटर कैपिटल, लेकिन कैप्स लॉक भी करेक्ट आंसर है। तो इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट होएगा, लेकिन अगर यहाँ पे शिफ्ट की भी लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता। फिर थर्ड, द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू आर नोन एज? नाउ ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना चाहिए उसको, क्या टास्क परफॉर्म? तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? इट इज़ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट इट शुड डू। फोर्थ, विच माउस बटन इज यूज टू ड्रैग एन आइटम्स? ऐसा कौन सा माउस बटन है जिसको यूज़ किया जाता है टू ड्रैग द आइटम? इट विल बी द लेफ्ट माउस बटन। फिर फिफ्थ,
keys from F1 to F12 are known as function keys. में जो F है उसका मतलब होता है function. फिर sixth and final question of today. The physical components of the computer system are called. Now एक जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो CPU हो, GPU हो, रैम हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है? इट इज़ हार्डवेयर. जो हार्डवेयर है, दीज आर दी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. और वैसे ही हमारा पूरा पूरा सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेक्शन बी. बाय.